दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग यूपीपीएससी और यूपीएससी साथ में अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आरओ एआरओ बीओ, इन सब के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यकीन मानिए कि इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी एक समग्रता के साथ हम करंट अफेयर्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उसको भी, और डेली आपको 1 या 2 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा, जिसको आपका आंसर लिखना होगा। और उसका मॉडल आंसर आपको कहाँ मिलेगा? लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरी बात, जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ये लर्निंग बाय एपी सर जो यूट्यूब चैनल है, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधे करंट अफेयर्स न्यूज़ की ओर। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री व मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीआईबी में न्यूज़ बनी हुई थी, वो कौन? वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर के थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो अभी रिपोर्ट आई है या सर्वे का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, उसमें फिर से जो इंदौर है यह लगातार 1-2 नहीं 6ठी बार लगातार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें सबसे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? तब आंसर क्या होगा? इंदौर होगा। ये लगातार 6ठी बार ऐसी उपलब्धि यानी प्राप्त किया है। और यह जो इसे ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में इसे दर्जा दिया गया? तो 1 लाख जनसंख्या से ऊपर वाली कैटेगरी में ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी रहा है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे सूरत। दूसरे नंबर पे कौन? सूरत का स्थान दूसरा है। और सूरत के बाद तीसरा स्थान किसका है? तो नवी मुंबई। तो 3 रैंक आप शुरुआती ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे कौन है? तो लगातार 6ठी बार नंबर 1 पे इंदौर बना हुआ, जिसे झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे कौन? नवी मुंबई है। नवी मुंबई है। इसके अलावा अन्य आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि यह भारत का पहला 7 स्टार गार्बेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा कि भारत का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, यानी जो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन होता है उनको हम 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार से क्या करते हैं? उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं। तो 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भारत का पहला घोषित होने वाला शहर कौन हुआ? तो यही इंदौर हुआ है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन इंदौर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में और लगातार 6ठी बार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में, यानी इंदौर का नाम शुमार हुआ है। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश ये क्या है? ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट स्टेट घोषित हुआ है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में इसे मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। और यह दर्जा जो मध्य प्रदेश को दिया गया है, ये 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा कैटेगरी में दिया गया। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का छोटा भाई जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ, छत्तीसगढ़, यह दूसरे स्थान पे शुमार किया गया है। तो सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है। और नंबर 3 पे पूछा जाए तो नंबर 3 पे महाराष्ट्र। नंबर 3 पे कौन है? महाराष्ट्र है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर
नंबर 2 मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे कौन महाराष्ट्र रहा है। लेकिन 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम संख्या में अगर देखा जाए, ये जरूर एग्जाम में आए तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्योंकि रिपोर्ट लंबी है और इसमें कई कैटेगराइज किया गया, कई अलग अलग यानी सेक्टर में बांट करके इनको देखा गया। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 पे त्रिपुरा रहा है और नंबर 2 पे झारखंड, नंबर 3 पे उत्तराखंड रहा है। तो नंबर 1 पे त्रिपुरा, नंबर 2 पे कौन झारखंड और नंबर 3 पे कौन रहा है यानी उत्तराखंड रहा है। अब 1 लाख से कम आबादी वाले में 1 लाख से कम आबादी वाले में यानी महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र का पंचगनी है, पंचगनी महाराष्ट्र का 1 लाख से कम आबादी में नंबर 1 पे रहा है। पाटन की बात करें, क्योंकि इंदौर को हमने क्या कहा था 1 लाख से अधिक आबादी वाला, तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पे इंदौर है और नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पे नवी मुंबई। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता, नंबर 1 पे महाराष्ट्र का पंचगनी और नंबर 2 छत्तीसगढ़ का पाटन और यही महाराष्ट्र का कराड ये तीसरे स्थान पे रहा है। तो ये 1 लाख से कम आबादी में एग्जाम में पूछा जाए तो नंबर 1 महाराष्ट्र का पंचगनी, नंबर 2 छत्तीसगढ़ का पाटन और नंबर 3 कराड जो महाराष्ट्र में है। ये शुरू के 3 हैं। उससे भी अगला फिर नया ये पूछा जा सकता कि सफाई मित्र सुरक्षा के अंतर्गत जो बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया, ये किसको दिया गया, तिरुपति शहर को क्या किया गया, सफाई मित्र सुरक्षा के अंतर्गत बेस्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बेस्ट गंगा टाउन, ये कई बार पिछले भी बार जब आया था तो ये एग्जाम में पूछा गया था। तो बेस्ट गंगा टाउन 1 लाख से अधिक आबादी में कौन, हरिद्वार। बेस्ट गंगा टाउन में पूछा जाए तो हरिद्वार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फास्ट मूवर सिटी अवार्ड किसको दिया गया, यानी फास्ट मूवर सिटी का मतलब हुआ जो बहुत तेज़ी से क्या करते, परिवर्तित हो रहे शहर हैं, सतत समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन, शिवमोगा, कर्नाटक का शिवमोगा इसमें पहला स्थान दिया गया है। अब कठिन क्वेश्चन पूछना हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा, हमने कहा 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी केवल भारत का एकमात्र है, वो इंदौर है। लेकिन इसके अलावा 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन भारत के कितने शहरों को दिया गया, तो टोटल संख्या भी पूछी जा सकती है। टोटल संख्या पूछी जाए तो ये 6 हो जाएगी। अब बात आती है कि ये 6 शहर कौन से हैं, तो इंदौर को हटा दीजिए, वो 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। अब इंदौर के बाद कौन, सूरत आ गया, इसमें भोपाल आ गया, मैसूरू हो गया यानी मैसूर हो गया, नवी मुंबई हो गया। तो आप कैसे याद रखोगे भाई, 7 स्टार में तो कौन आ गया, आपको पता है इंदौर आ गया। इंदौर के बाद नंबर 2 पे वहाँ कौन था, तो नंबर 2 पे सूरत था, तो पहले सूरत को याद कर लीजिए। फिर नवी मुंबई था, इसको याद कर लीजिए, तो नवी मुंबई हो गया। इसके बाद आपका कौन, भोपाल के बाद मैसूर के बाद विशाखापत्तनम और उसके बाद तिरुपति। विशाखापत्तनम, तिरुपति, ये 6 शहर जिन्हें 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट दिया गया, बिल्कुल आपके फिंगर पे याद होने चाहिए। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी कौन से हैं, तो सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, नवी मुंबई है, विशाखापत्तनम है और तिरुपति है। इसके बाद बात करें कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता, तो ये महुआ का मतलब हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह सर्वे 2016 से शुरू किया गया था। अब इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण या अपशिष्ट प्रबंधन प्रमुख रूप से समस्या है। तो मेंस में कहीं भी आपको पॉइंट लिखना हो तो 3R का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, जो अपशिष्ट हैं इनका यानी क्या किया जाए, उत्पादन को घटाया जाए। इनके उत्पादन कैसे घटा पाएंगे, जब इसका यूज हम कम से कम
करते हैं, जिससे अपशिष्ट पैदा होता है। इससे उत्पादों का जब हम कम से कम यूज करेंगे तो इससे रिड्यूस होगा। रिसाइकिल का मतलब हुआ कि बार बार नए जो अपशिष्ट जनित पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, उनको ना बना करके बल्कि उसी से रिसाइकिल करके पुनर्चक्रित करके नए उत्पाद बनाया जाए। रीयूज का मतलब एक ही यानी उत्पाद का हम लंबे समय तक इस्तेमाल करें ताकि अपशिष्ट का यानी जनरेशन वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए। अगला फिर आपका ये पीआईबी से दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज है, क्या है, यानी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसी को शॉर्टकट में किस नाम से जाना जाता है, यानी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसी को शॉर्टकट में TTDF के नाम से जाना जाता, ये इसको यानी स्थापित किया गया है। पहला प्रश्न बनेगा किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जिसे सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधियन के नाम से जाना जाता, या इंग्लिश में ही याद रखिएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने इसे स्थापित किया है। और ये जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, यह डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत कब हुई है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की, तो 1 अक्टूबर 2022 को 1 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र विशिष्ट को ध्यान में रखते हुए जो कम्युनिकेशन टेक से संबंधित एप्लीकेशन हैं तथा अन्य प्रकार का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। और ये प्रमोट कैसे होगा, जब इसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं यानी बहुत उच्च स्तर के, तो उनको एकेडमिया शैक्षिक संस्थान और स्टार्टअप रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप का मतलब जो नए स्टार्टअप हैं वो इन क्षेत्रों में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं यानी अनुसंधान संस्थान हैं तथा और कौन इंडस्ट्री जो उद्योग हैं, इन सबको एक साथ एक मंच पर लाना और टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोत्साहित हो सके यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा जा सके, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फंडिंग की व्यवस्था करना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहा है। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड किसके अंतर्गत आता है और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला पीआईबी में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको हमने पीआईबी से ही उठाया है। प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स, इसे क्या नाम दिया गया, युवा 2.0। क्या नाम दिया गया, युवा 2.0। और युवा 2.0 जो है यह गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो ये जो युवा 2.0 कार्यक्रम है इसे गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। और ये किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा का विभाग है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा, तो इसमें ऐसे लोग को शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, यानी 30 वर्ष से कम आयु वाले को शामिल किया जाएगा। अगर 30 के ऊपर हो तो आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। अब बात आती है युवा की, भाई फुल फॉर्म क्या है, तो युवा की फुल फॉर्म क्या है, युवा की फुल फॉर्म की बात करें तो युवा की फुल फॉर्म है वाई से यंग, यू से अपकमिंग एंड वी से वर्साटाइल और ए से आथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल आथर्स इसकी फुल फॉर्म है। कितनी भाषाओं में ये होगा, तो ये 22 जो भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज हैं उनमें, और साथ में अंग्रेजी को शामिल किया गया है। इससे क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या होगी, और अधिक मजबूत होगी। और इसके अंतर्गत इसके कौन सी प्रमुख यानी इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन सी है, तो ये है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये कौन हो गया, यानी जो आथर्स हैं, आथर्स को मेंटरिंग करने के लिए एक कार्यक्रम है, लेखक को मेंटरिंग की जाएगी ताकि वो भारत में अपना योगदान दे सके। अगला क्वेश्चन
5G टेक्नोलॉजी को लेकर के है। तो ये 5G टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्या चुनौतियां हैं और इससे मोदी साहब ने भारत के लिए रिवॉल्यूशन कहा है। सचमुच में देखा जाए तो ये रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस हो, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, उसकी अगर जान पूछा जाए तो उसकी जान क्या है? यही आपकी 5G, 6G और इसके आगे जो जी आएंगी वो टेक्नोलॉजी होती हैं। इंडस्ट्री के लिए भी जितना तेज़, जितना फास्ट नेटवर्क होगा उतना क्या होगा, उसमें और तेज़ी से यानी क्या काम किया जा सकेगा। सर्विस सेक्टर तो पूरी तरीके से इसी पर आधारित है। तो ये आपका पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कमर्शियल 5G सर्विसेज। अभी कौन सी शुरू की गई हैं? कमर्शियल, यानी सबके लोग, सबको, आम पब्लिक के लिए इसे अभी अवेलेबल नहीं है। तो भारत सरकार ने कमर्शियल 5G सर्विसेज को शुरू किया है। माननीय मोदी जी ने इसको क्या नाम दिया? रिवॉल्यूशन, क्रांति का नाम दिया। क्यों नाम दिया है? प्रश्न यही है कि भाई 5G जो कमर्शियल 5G टेक्नोलॉजी का शुभारंभ हुआ, ये क्रांति कैसे है? तो इससे क्या होगा? सीमलेस कवरेज। सीमलेस का मतलब क्या हुआ? यानी जो बाउंड्री होती, बाउंड्री को ख़त्म कर देती है। तो इसके माध्यम से यानी पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब, पोखर, इन सबको परे रखकर पूरे भारत को क्या किया जा सकता? कनेक्ट किया जा सकता है। जब ऐसी कंडीशन बनती तो इसी को क्या कहा जाता? सीमलेस कवरेज के नाम से जाना जाता। तो ये क्या सीमलेस कवरेज है? हाई डेटा रेट, इसमें बहुत तेज़ी से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा? हाई डेटा रेट। क्या होगा? हाई डेटा रेट यानी होगा। अगला लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब हुआ, जैसे आप अनुभव किए होंगे अभी 4G में क्या करते हैं? LTE, जिससे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो आपका 4G LTE लिख के आता है, उसमें क्या होता है? जब आवाज़ आप फ़ोन मिला रहे होते तो बीच बीच में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आवाज़ आपकी गायब हो जाती है, चली जाती है, या जैसे आपका कॉल उठता है तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आपका क्या होता है? बीच में यानी गैप आता है। इसी गैप लैगिंग जो आती है, इसी को लेटेंसी कहा जाता है। तो अभी ये क्या है? यानी इसको जो ये 5G टेक्नोलॉजी है, ये जो लेटेंसी है, लो लेटेंसी, यानी लेटेंसी को क्या करेगा? कम करेगा। तुरंत फ़ोन मिलाया, तुरंत सीधे, बीच में आवाज़ भी कटने की, ये नेटवर्क इशू वाला भी कोई क्या आएगा? कोई मुद्दा ही नहीं आएगा। अगला है, अब सब ये इतनी सीमलेस कवरेज होगा, हाई डेटा रेट होगा, लो लेटेंसी होगी, तो जाहिर सी बात है इस पे लोगों का विश्वास होगा। जब विश्वास होगा तो इसीलिए कहा जाता ये हाईली रिलायबल है, यानी उच्च स्तर कि ये इस विश्वसनीय टेक्नोलॉजी के रूप में इसे माना जा सकता है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी ये क्या है? टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर के रूप में, यानी टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर, प्रौद्योगिकी बहुलक के रूप में भी इसे जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि 5G आने से कई अन्य क्षेत्रकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब बात आती है वो कौन से इसे क्यों टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर कहा गया? मल्टीप्लायर का मतलब हुआ एक अकेले कई अन्य चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है, तो उसी को टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। तो इससे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया। इसके अलावा कौन हो गया? तो इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बाद मेटावर्स की जो बात हो रही है, इन सब में इस सहायक के रूप में सिद्ध होगी। इसके अलावा अब आप कहेंगे क्या इसके सामाजिक आर्थिक पहलू भी है? तो बिल्कुल हैं। क्या सुरक्षात्मक पहलू भी हैं? बिल्कुल हैं। 5G टेक्नोलॉजी का कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा में, सामाजिक उद्धार करने के लिए या आर्थिक प्रगति या समृद्धि के लिए 5G टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, इसकी महत्ता पर क्वेश्चन आपके मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है। UPSC में भी, UPPCS में भी, या जहाँ भी मेंस होते या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग किसकी की जा सकेगी? डिजास्टर की। भारत में देखते हो, भारत एक आपदा प्रवण यानी क्या है? भारत एक देश है जहाँ पर सूखा, बाढ़, चक्रवात,
सुनामी, ज्वालामुखी, ना जाने कितनी प्राकृतिक और मानवजनित आपदाएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं। तो ये 5G टेक्नोलॉजी होने से हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे किसका, विभिन्न प्रकार के डिजास्टर का। इसके अलावा वर्तमान समय में जो कृषि है भारत में, जो जीवन का आधार है, बैकबोन ऑफ इंडिया जो माना जाता है, इसमें एग्रीकल्चर को भी क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो जो प्री सीजन एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट आता है, या आप कह लीजिए स्मार्ट एग्रीकल्चर या डिजिटल एग्रीकल्चर, इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा। इस बार पीसीएस के पेपर आप उठा के देखेंगे तो कौन सा डिजिटल एग्रीकल्चर पूछा गया था, उसके लाभ व चुनौतियों पर भी चर्चा करने के लिए आपके एग्जाम में आया था। तो इससे जो प्रीसीजन एग्रीकल्चर है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा जो खतरनाक बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहां जब मानव को तैनात किया जाता है तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा भारत सरकार को नुकसान होता है। तो इससे क्या होगा, जो डेंजरस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, खतरनाक औद्योगिक संक्रियाएं हैं, वहाँ पर मानव का जो रोल है, भूमिका, उसको कम किया जा सकेगा। जैसे बहुत सारी गहरी खानें होती हैं, उसमें कई बार ढह जाती हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी आने से हम मशीन के माध्यम से यानी खनन, डीप माइनिंग कर सकेंगे और इससे जो मानव रिसोर्स है, मानव संसाधन का नुकसान होता, उसको भी हम बचा सकेंगे। इसके अलावा ऑफशोर एक्टिविटी, ऑफशोर का मतलब मान लो समुद्र है, समुद्र का एक किनारा, इससे हम जितना ज़्यादा अंदर गहराई में जाते हैं तो उसी को ऑफशोर कहा जाता है, यानी इसको अपतटीय, तट से आगे हम जितना बढ़ते जाएं तो ये अपतटीय एक्टिविटीज़ को यानी ऑफशोर एक्टिविटीज़ को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे जो सागरी संसाधन मेरीन रिसोर्सेज हैं उसका भी ऑप्टिमम इष्टतम दोहन किया जा सकेगा। तो ये आपका क्या था, यानी तो इस प्रकार जो हम देखें, जो ये 5G टेक्नोलॉजी है, यह नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो 2018 में आई थी, जिसका उद्देश्य ही था राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, उसको भी प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और साथ में सामाजिक समृद्धि, सोसाइटल ग्रोथ को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब बात आती है ये सब होगा तो क्या इसकी कोई चुनौतियां नहीं हैं? तो जी हाँ, चुनौतियां, जब फ़ायदा होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का तो उसकी चुनौतियां भी उपस्थित होती हैं। चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि इसमें जो डिवाइसेज का प्रयोग किया जाएगा क्या वो एफोर्डेबल होगा, क्या भारत का आम जनता तक उसकी पहुंच होगी, यानी ये प्राइस ऑफ डिवाइस को लेकर के ये चुनौती है। दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब हुआ क्या, जो भारत के बहुत सारे फ्लंग्ड एरिया हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, रिमोट एरिया हैं, क्या वहाँ तक डिजिटल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण व शहरी यानी रूरल एंड अर्बन डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड है, क्या उसकी भी भरपाई की जा सकेगी। ये सब चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अगला कास्ट ऑफ डेटा का मतलब हुआ कि जो डेटा होगा ऐसा नहीं कि इसका मूल्य बहुत ज़्यादा रख दिया गया, जिससे जो पुअर हैं, गरीब हैं भारत की या आम जन को की पहुँच उससे क्या हो जाए, यानी ना हो पाए। तो ये कास्ट ऑफ डेटा भी एक चुनौती के रूप में उपस्थित होगा। इसके अलावा यानी अगला कौन, आइडिया ऑफ डिजिटल फर्स्ट, क्या इसको भारत की ऐसी संस्कृति विकसित हो पाएगी कि 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चुनौतियों के रूप में जो 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल हो रहा था, लोगों के द्वारा इसको विरोध देखा गया। तो इस संस्कृति क्या 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एडाप्टेबल अनुकूलित संस्कृति का विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब क्या है, चुनौतियाँ हैं। ये सब चुनौतियाँ। दूसरा अपने कॉमन पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन कर सकती हो कि इसमें क्या, यानी फंडिंग की चुनौती, फंडिंग पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सब चुनौती है। अगला अब क्वेश्चन आपके सामने हमने मेंस का ये दिए हैं, इसका आंसर आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना। क्वेश्चन क्या, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए चुनौतियों एवं समाधान पर चर्चा कीजिए 200 शब्द। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस का लिखना है। तो इसमें आपका यहाँ पर कुछ आपका हिंट भी दिया गया है कि 5G क्या है। 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड ऑगमेंट 4G LTE कनेक्शन।
यही 5G टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता कि 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल ब्रॉडबैंड का नेक्स्ट जनरेशन है और यह जो 4G LTE जो कनेक्शन था उसको इन्हेंस करता है। उसमें क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है। अब 5G टेक्नोलॉजी के यहाँ पर फ़ायदे आपको यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे ही इसके क्या कैसे इससे ये कार्य करता है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा 5G टेक्नोलॉजी का वो 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ कितना होगा, 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम के बीच ये काम करेगा। और इसमें कितने बैंड होंगे, 3 बैंड होंगे। कितने बैंड्स होंगे, 3, एक को निम्न, दूसरे को मध्य और तीसरे को हाई, यानी लो मिड हाई। लो मिड हाई बैंड्स के नाम से जाना जाएगा। अगला इसमें क्या होगा, तो इससे क्या होगा, यानी अभी हमने कहा लेटेंसी को भी कम किया जा सकेगा और लेटेंसी को कम करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग्स जैसी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं उसमें भी ये हेल्पफुल सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा इंक्रीज्ड द कैपेसिटी ऑन 5G नेटवर्क्स कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ यानी लोड स्पाइक्स। जो इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत सारा लोड आ जाता है तो क्या धराम 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 होने लगता है कनेक्शन, साइटें क्या होती लुप झुप करने लगती हैं, उन सबको भी इसके माध्यम से 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम किया जा सकेगा। लेकिन इसकी जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों को लेकर के जूही चावला जो अभिनेत्री हैं उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में क्या किया गया था, एक याचिका भी दायर की गई थी कि पहले भारत सरकार बताए कि इस पे प्रॉपर रिसर्च हुआ कि नहीं हुआ, इसकी क्या चुनौतियां हैं, ये कैसे काम करेगा, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तब इसको क्या किया जाए, भारत में लागू किया जाए, भारत में लागू किया जाए। और इसके बाद फिर लास्ट आज इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या कन्वेंशन हुआ था उसको हमने उठाया है, जिससे बेसल कन्वेंशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसल कन्वेंशन ये है क्या, तो बेसल कन्वेंशन को 1989 में अपनाया गया था। ये है क्या, मान लो ये भारत है और भारत से यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई क्या हजारदस बेस्ट आ रहा है, यानी बाउंड्री को पार करके, तो उसी को कैसे कंट्रोल भारत सरकार लगाएगा, इसी को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन किया गया है। खतरनाक अपशिष्ट को ट्रांस बाउंड्री, यानी एक देश और एक देश से जैसे भारत दूसरे देशों से जो ट्रांस बाउंड्री सीमा पार अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए 1989 में बेसल कन्वेंशन को लाया गया था। किसको लाया गया था, बेसल कन्वेंशन को लाया गया है। तो ये आपका हो गया बेसल कन्वेंशन जो 1989 में आया है, हजारदस बेस्ट के मूवमेंट को रोकने के लिए, जो एक देश से परे होकर दूसरे देश में उसे भेजा जाता है। तो ये आज का वीडियो रहा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ये वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, कोई सुझाव हो तो सुझाव भी ज़रूर दें, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जितना हो सके उतना ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करें। और अब लगातार आपको डेली करंट अफेयर्स, प्रॉपर करंट अफेयर्स का एनालिसिस मिलेगा, जो ना केवल प्रीलिम्स के लिए सहायक सिद्ध होगा बल्कि मेंस और इंटरव्यू हर एक स्टेज के लिए सहायक होगा, क्योंकि इसमें 1-2 मुद्दे को हम डेली काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने 5G टेक्नोलॉजी के लाभ क्या है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। और इसका PDF कहाँ मिलेगा, जो अभी इसमें आपका ये कंटेंट का, तो एक कंटेंट का PDF आपको लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जहाँ पर आपको जो अभी तक के पेपर हुए UP PCS के वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप पेपर भी किसी भी ऑप्शनल व GS व जो कंपलसरी हैं पेपर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन आपको दिया गया उसका भी प्रॉपर मॉडल आंसर भी वहीं से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।